इत्तलात है, कुछ हमारे जो तासुरात हैं वो आपके ज़रिए कौम के सामने रखना चाहते हैं। पिछले 1 हफ़्ते की जो तमाम पेशन गोई है, जो सियासी हालात है वो आप सबके सामने हैं। किस तरह एक मस्जिद में जहाँ कई सौ साल नमाज़ पढ़ाई गई ज्ञानवापी में, वहाँ के सेलर में ये इजाज़त दी जा रही है कि वहाँ पूजा कराई जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बालाए ताक रख के ये सारे इकदामात अभी की मोदी हुकूमत उठा रही है। और साथ ही साथ आपने वो नज़ारे भी देखे होंगे, ईडी वाले किस तरह लालू प्रसाद यादव को, मीसा भारती को, तेजस्वी यादव को, पूरी आरजेडी को क्वेश्चनिंग के लिए बुला रही है। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ट्राइबल लीडर जो कि एक चीफ मिनिस्टर भी है, हेमंत सोरेन, और प्रॉब्ली दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा जेके पुलिस कैसे सेंसस बन गई है और किस तरह वो सेंसस के दस्तावेज जो है हर घर में भेज रहे हैं। आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, फोटोग्राफ्स दे दीजिए, व्हीकल नंबर दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए। तो इन सब पे जो हमारे तासुरात हैं हम कौम के सामने रखेंगे। सबसे पहली बात जो हम आपके जरिए कौम को बताना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो है वो सरापा एहतिजाज है, वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जंतर मंतर पे हर जगह ये आवाज ऊंची कर रहे हैं कि ये ईवीएम जो है ये हैकेबल नहीं है, इट कैन बी मैनिपुलेटेड। ये ईवीएम जो है आपका, जिससे आप वोट जो है, हिंदुस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जो लोगों की विल एसरटेन करती है बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये वोटिंग मशीन में क्या क्या खराबियां हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहली बात है कि बैलेट यूनिट, ये जो ईवीएम होता है इसमें आपके 3 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, आपका वीवीपैट और आपका कंट्रोल यूनिट। सबसे पहली बात है, जो आप वोट डालते हैं बैलेट यूनिट से, इट डज नॉट डायरेक्टली गो टू द कंट्रोल यूनिट। ये वीवीपैट के जो आपका डिस्प्ले स्क्रीन है उसके प्रोग्राम पे चला जाता है। और ये जो आपका वीवीपैट है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये प्रोग्रामेबल होता है। और हम सब लोग जानते हैं इस जदीद जमाने में जो भी चीज प्रोग्रामेबल है इट कैन बी मैनिपुलेटेड। इसके प्रोग्राम में ही वो सेट पैटर्न हम डाल सकते हैं। मिसाल के तौर अगर आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे, आप कंप्यूटर से वाकिफ और टेक्नोलॉजी से वाकिफ लोगों को बोलेंगे, वो उसमें सेपरेट कॉलम ही क्रिएट कर सकते हैं और पैटर्न सेट कर सकते हैं कि हर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वोट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को डालें। जब आप वीवीपैट से स्लिप निकालेंगे, बेशक उसमें वही सिंबल आएगा जो आपने वोट किया है, मगर जो सिग्नल आगे कंट्रोल यूनिट को जाता है, और यह प्रूव किया गया है, अगर जरूरत पड़ेगी यहां के इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को हम दस्तावेज दे देंगे और सबूत दे देंगे कि हम क्यों बोल रहे हैं कि ईवीएम मैनिपुलेट किया जा सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो इस ईवीएम में है, मैंने आपको कहा एक बैलेट यूनिट होता है जिसपे आप वोट प्रेस करते हैं, वीवीपैट होता है जिससे वो वेरिफिकेशन स्लिप निकलती है, और तीसरा यूनिट होता है कंट्रोल यूनिट, जहां ये वोट जो है ये दर्ज होता है। और जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है तब आप देखिए मतलब अलमिया क्या है, जो ये बैलेट यूनिट है जिसे आपने वोट डाला इसको पूरी तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है, सिर्फ कंट्रोल यूनिट जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब मिसाल के तौर, आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं बताऊं, आप सबके पास किसी एक कंपनी की गाड़ी होगी, वो स्पेसिफिक मॉडल होगा, आपकी चाबी और इस गाड़ी के साथ जो है लिंक किया जाता है इसको इलेक्ट्रॉनिकली, इसको इलेक्ट्रॉनिक हैंडशेक बोलते हैं। जब आप अपनी गाड़ी की चाबी से लॉक खोलते हैं तो वो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। ये एक हर स्पेसिफिक की इज कनेक्टेड टू रेस्पेक्टिव यूनिट। ये बात कंट्रोल यूनिट में नहीं है। कोई भी कंट्रोल यूनिट किसी भी अदर यूनिट के साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है। इससे मैनिपुलेशन की एक और जो विंडो है वो खुलती है। हमें इलेक्शन कमीशन बताए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक हैंडशेक या जो इनकी कनेक्शन है बिटवीन द बैलेट यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट, व्हाई इज इट नॉट बीइंग डन बाय एन स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक आईडी और अ यूनिक आइडेंटिफायर, टाइम स्टैम्प। ये तो वैसी बात है कि आपकी गाड़ी की चाबी से आप अनलॉक करेंगे, मिसाल के तौर आपके पास XYZ गाड़ी हो, कोई हुंडई की गाड़ी हो, आप गाड़ी अनलॉक करते हैं और आप किसी की भी गाड़ी में चढ़ जाते हैं, तो वैसी बात है। तो ये सारे दस्तावेज हम इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखेंगे। ऑन द वेरी ऑनसेट मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, दिस वाज सपोज टू बी अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, मुजफ्फर शाह साहब भी यहां आने वाले थे मगर उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ सके। उनके जरिए भी मैं ये सारे तासुरात आपके सामने, ये जो सारे खदशात है, मैं इलेक्शन कमीशन के सामने रखना चाहता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को याद दिलाना चाहता हूं, आर्टिकल 324 भी है हिंदुस्तान का। आर्टिकल 324 ये बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ये कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो साफ और शफाफ हो, इस पर लोगों का एतमाद बना रहे। अगर इतने सारे खदशात जो है लोग आपके सामने रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लॉयर्स ईवीएम को ऑपरेट करके दिखा रहे हैं कि यह मैनिपुलेट किया जा सकता है,
तो क्या जरूरत है आने वाला इलेक्शन इस पे करने के लिए? अगर नरेंद्र मोदी की सच में 56 इंच की छाती है और पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के साथ ही है, तो वो बैलेट पेपर पे इलेक्शन कर ले। तो बैलेट पेपर पे अगर उनके नसीब में जीत लिखी ही है तो ईवीएम पे ही क्यों? और मैं ये बात बता रहा हूं, आने वाला इलेक्शन जो भी जम्मू कश्मीर में होगा और जब भी इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, हुकाम यहां आएंगे, हम इन रिटर्न ये बात बोलेंगे कि हम ईवीएम पे इलेक्शन नहीं चाहते। दूसरी बात, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़े फॉर्मर सेक्रेटरी गुजरे हैं, ईएएस शर्मा साहब। ईएएस शर्मा साहब ने अभी के जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को इन रिटर्न उन्होंने लिख के भेजा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो ईवीएम बनाती है, जो कंपनी ईवीएम बनाती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बीजेपी के लोग हैं। कौन कौन लोग हैं? डॉक्टर पार्था साथी, ये डॉक्टर पार्था साथी बीजेपी में है और ये ओबीसी मोर्चा के जो है इंचार्ज है। अभी ये ओबीसी मोर्चा के इंचार्ज है और ये अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। और अलमिया ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुल 7 डायरेक्टर्स है, उसमें से 4 जो है वो बीजेपी के हैं। मनसुख भाई काश्चरिया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजकोट बीजेपी, ये आप देख लीजिए इनकी शक्ल जरा आराम से। मनसुख भाई काश्चरिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के राजकोट के, और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पोस्ट होल्ड करते हैं। ये कैसे हो रहा है, ये हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं। यही नहीं, मिस्टर शिवनाथ यादव, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है यूपी बीजेपी के, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बोर्ड में क्या कर रहे हैं? जो कंपनी ईवीएम बनाती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर बीजेपी के लोग बैठेंगे, यही ये शर्मा साहब राजीव कुमार साहब को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनको लिख के भेज रहे हैं कि बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं वहां पे। 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। क्या इससे लोगों का एतमाद इलेक्शन प्रोसेस में बढ़ता है या कम होता है? यह सवाल हम अभी की हुकूमत से करना चाहेंगे। हमारे पास बहुत सारे जो इसके जरिए जो दस्तावेज है वो इंशाल्लाह जब इलेक्शन कमीशन की टीम यहां आएगी और स्टेट इलेक्शन कमीशन को इन रिटर्न हम ये तमाम खदशात जो है वो भिजवाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात अभी हुई है, जो सानिया पेश हुआ है, एक मस्जिद में जहां कई 100 साल से नमाज की जा रही है, वहां पे वाराणसी कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बालाए ताक रख के वहां पे बोला जा रहा है कि वहां पूजा कराई जाए ज्ञानवापी मस्जिद में। तो कुछ चीजें जो हैं, कुछ जो आदाद शुमार है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। प्लॉट नंबर 93-94 जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसमें जो अभी काशी विश्वनाथ जो टेंपल का जो एक्सपेंशन हुआ, उसमें एक प्लॉट मुस्लिम साइड की तरफ से लिया गया और एक साइड मुस्लिम्स को दिया गया। रेवेन्यू रिकॉर्ड 1883 रिपोर्ट 9130, प्लॉट नंबर 9130 इज एनलिस्टेड एज अ मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी। अच्छा, आपके पास 1942 फरवरी वक्फ के गजट में यह लिखा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो एक वक्फ की प्रॉपर्टी है। 1937 में जजमेंट आता है दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट, उसमें यह बात वाज़ेह तौर पे कोर्ट के वर्डिक्ट में लिखी गई है, जो जमीन है ज्ञानवापी मस्जिद की, जिस जमीन पे ज्ञानवापी मस्जिद है उसके साउदर्न और नॉर्दर्न पेरिफेरीज जो है वो मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी है। अब मैं ये बात ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं। चीफ जस्टिस साहब, आप मुझे बताइए आर्टिकल 32 कहां जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 32 जो ये बोलता है, जो ये इजाजत देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी सियासी पार्टी को, किसी भी इंडिविजुअल को, कि अगर उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाए वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। क्यों ऐसी बात हुई जब ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट के सामने गई? सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि आप हाई कोर्ट पे अपील कीजिए। यही बात हेमंत सोरेन के केस में भी हो रही है, जो एक ट्राइबल लीडर है, उनको पाबंदे सलासिल किया गया है, उनके केस में भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप हाई कोर्ट चले जाए। ये तमाम चीजें आपके सामने हैं कि अभी इस वक्त क्या हो रहा है। बाबरी मस्जिद के केस में भी यही सारी चीजें हुई कि बाबरी मस्जिद में जब वो केस को मंजर आम पे लाया गया गोविंद वल्लभ पंत की हुकूमत में, उसके जब ये आइडल्स वेयर प्लेस्ड इन 1949, रात के अंधेरे में वहां मूर्तियां डाली गई बाबरी मस्जिद के अंदर, और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के खिलाफ बाबरी मस्जिद पे ताला लगाया गया। उसके बाद नायर के वक्त, जब नायर डिप्टी कमिश्नर था, तब यह इजाजत दी गई कि पूजा वहां की जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहां जाता है? चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज मैं कश्मीरियों की आवाज बन के यह बात आपसे कह रहा हूं, 25 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, वो कहां जाएंगे?
अगर हर मस्जिद के पर आप अटैक करने लगे, हिंदुस्तान जो है वो अपने आईन के हिसाब से चलेगा. इट विल नॉट बी रन एज पर द विंड्स एंड फैंसीज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह. लास्टली, जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपसे जिक्र करूं जरा. चार अतराफ करबला मचा हुआ है. यह हाल है अभी कानून का, इंतजामिया का, कि 1948 सेंसस एक्ट है. 1948 सेंसस एक्ट ये नोटिफाई करती है कि सेंसस कौन लोग करते हैं. अच्छा, जम्मू कश्मीर में एक ऐसा 5 अगस्त के बाद एक नजराना हम देख रहे हैं. पुलिस वाले जा रहे हैं घर से घर और एक पर्चा दे रहे हैं आप लोगों को. आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, घर में कितने लोग हैं उनके फोटोग्राफ दे दीजिए, उनका आधार नंबर दे दीजिए. अच्छा, उनके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए. भाई, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या करना है आपको? कौन आपको ऑथराइज कर रहा है ये एक्सरसाइज करने के लिए यहां पे? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? अच्छा, 1948 की सेंसस एक्ट आपको खुले तौर पे बोल रही है कि रजिस्ट्रार जनरल जो है और साथ में सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इन्हीं की अथॉरिटी है सेंसस कराने की. उसके अलावा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी अथॉरिटी सेंसस नहीं करा सकती है. आपको मालूम है अभी बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ, उसको सेंसस का नाम नहीं दिया गया, उसको कोर्ट में चैलेंज करवाया गया. उसको यह बताया गया कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंसस नहीं कर सकती है, इट इज अ सर्वे. इसी सेंसस एक्ट का क्लॉज 3 और 4 आप पढ़ लीजिए. क्लॉज 3 सेंसस एक्ट का आपको बताता है कि किसी भी हिस्से में, मुल्क के किसी भी हिस्से में अगर सेंसस कराना हो तो एक गेजेट नोटिफिकेशन आनी चाहिए. क्या जम्मू कश्मीर के जिम्मन में कोई गेजेट नोटिफिकेशन आई है? क्लॉज 4 आपको कह रहा है कि एक सेंसस कमिश्नर और सेंसस ऑफिसर जो है उनकी नियुक्ति होगी, दे विल बी अपॉइंटेड. कोई सेंसस कमिश्नर कश्मीर आया? मैं सवाल एलजी साहब से पूछना चाहता हूं. तो यह बात आप समझिए, यह मुल्क जो है यह आईन के हिसाब से चलेगा. इंडिया इज अ सेकुलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक कंट्री. इट बिलोंग्स टू एवरीवन. इट डज नॉट ओनली बिलोंग टू 4% म्यूनिसिपल माइनॉरिटी. जो जिस तरह की ब्राह्मण सुप्रीमेसी में बिलीव करते, हिंदू एक मजहब की अक्सरियत में बिलीव करते, उस हिसाब से यह मुल्क चलने वाला नहीं है. यह मुल्क आईन के हिसाब से चलेगा.